दोस्तों ये द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग बुक का पार्ट 3 है, जिसके 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ। ये थर्ड पार्ट है। आई होप आपको सेकंड पार्ट पसंद आया होगा। ये थर्ड पार्ट है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं। अगर अभी कोई आपकी कान पर बंदूक रखकर बोले कि चल 26.2 मील की रेस लगा चल, तो वो मोमेंट आपको इतना दर्द देगा ना कि पूछो मत। मतलब भागना इतना मुश्किल हो जाएगा। अगर वही 26.2 मील अगर कोई मैराथन की रेस हो, आज़ादी से आपको दौड़ने को मिले, तो खुद की मर्जी से आप बहुत ही मज़े से एंड तक पहुंचोगे। खुशी का एक पल बन जाएगा जहां एंड में आपका परिवार आपको चीयर करता हुआ मिलेगा। बात वही है, किसी ने कोई चीज़ आपको दबाव में करने के लिए बोली तो वो दर्द भरा बहुत बुरा लगता है उस टाइम पर। तो कहने का मतलब ये है मेरी इस बात का कि किसी भी प्रॉब्लम का तकलीफ देना इस पर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं। तो फ़र्क बस इतना ही है। बुरी से बुरी चीज़ हमने अगर अपनी मर्ज़ी से चुनी हो तो उसमें कोई खराबी नज़र नहीं आएगी हमको, और आएगी भी ना तो हम उसको खुद ही छुपा लेंगे, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस चीज़ को चुना है। मेरा बताने का मतलब बस इतना है कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन उसके बाद में उस चीज़ के होने के बाद हम उस बात को कैसे लेते हैं, इस पर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। जैसे मैं एक आदमी को जानता था जिसकी हाइट बहुत कम थी, मेरी बुआ का लड़का, जिसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं था। ये तो उसकी लाइफ में हो गया था जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन तब जब भी देखो वो हमेशा पछताता रहता, रोता रहता, एक ही बात के लिए रोता रहता जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पढ़ा लिखा था, दिखने में अच्छा था, बातें अच्छी करता था, लेकिन हमेशा खुद को दोष देता, मेरी हाइट कम है, कोई लड़की मुझसे क्यों बात करेगी, कोई लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी, चाहे वो करती भी हो। और अगर मान लो उससे बात हो भी जाए तो ये खुद ही आगे से उसको दिखाने के लिए कोशिश करता, ऐसी ऐसी बातें करता कि वो खुद इससे नाराज़ होकर चले जाए। मतलब उसने खुद की एक आइडियोलॉजी बना ली। किसी लड़की से बात करे तो ऐसे बिहेवियर से उसको जता देता था कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं तुमसे हाइट में बहुत छोटा हूँ। अगर वो अपनी इस आइडियोलॉजी को छोड़कर अगर ऐसा सोचता कि मैं भले हाइट में तुमसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझे इसी हाइट के साथ एक्सेप्ट करना है तो मैं भी तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, नहीं तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन पर हमारा ना तो कंट्रोल होता है, ना वो हमारी गलती से होती है, लेकिन फिर भी हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जैसे मान लो मेरे दरवाजे के बाहर सुबह कोई बच्चा छोड़ गया, 2 दिन का बच्चा। अब इसमें मेरी क्या गलती? अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उस बच्चे को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। मैं उसे पालूँ, उसकी जिम्मेदारी लूँ या पुलिस को भेज दूँ। तो उस वक्त मुझे एक कोर्ट का जज मानकर, एक अदालत का जज मानकर फैसला लेना है कि सामने कोई केस चल रहा है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने अपराध किया है ना मैंने कुछ और किया है, लेकिन फिर भी सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा कि आगे क्या है। जैसे मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, जब उसने मुझे धोखा दे दिया, अपने टीचर के साथ में उसका अफेयर चल रहा था, मेरी आंखों के सामने वो चली गई। उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं जी नहीं पाऊँगा, जैसे किसी ने मेरे पेट में 253 मुक्के मार दिए। उसके जाने के बाद मैं बहुत रोया, चिल्लाया, और जैसे हर बॉयफ्रेंड करता है वैसे सब कुछ किया। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ जो वो करके गई उस पर मेरा कंट्रोल था क्या? मैं उसको रोक लेता, उसको ब्रेन वॉश कर देता, उसको रोक लेता कि मुझे वापस अपना ले, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके जाने के बाद जो मेरे इमोशंस आए उस पर मैं कंट्रोल रख सकता था। मुझे ही समझना ज़रूरी था कि वो वापस आकर पहले की तरह तो नहीं हो जाएगी। जो भी करना है मुझे ही करना है। फिर जब 1 साल गुजर गया इस बात को, तो मुड़कर मैंने अपने रिश्ते को देखा, वापस देखा, क्योंकि मैं अब ऊपर उठ चुका था उस चीज़ से। तो समझ में आया कि शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में ही थी, सिर्फ उसकी पूरी गलती नहीं थी। मैं भी कोई बॉयफ्रेंड ऑफ द ईयर नहीं था उसके लिए। हाँ, कुछ गलती मेरी भी थी। जैसे ही उसने मुझे छोड़ा तो कैसे मैंने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया, अपने इमोशंस में बहकर। मैं उस वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। बात वही है, जैसे सड़क पर चलते चलते आपको किसी ने लूट लिया, इसमें गलती आपकी नहीं, लेकिन उस लूट के बाद बदले में आप क्या रिएक्शन उसको दोगे? उससे लड़ोगे हीरो बनने के चक्कर में, या फिर उसके अपने लुटने के बाद में पुलिस के पास जाओगे, उसके खिलाफ केस दर्ज करवाओगे? ये आपके हाथ में है। अगर लड़ोगे तो शायद उसके पास चाकू हो, शायद बुरी तरह घायल हो जाओ, शायद मारे जाओ। तो फैसला आपको करना है सोच समझ के कि आगे कहाँ जाना है। 2008 की बात है, तालिबान ने नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान के एक इलाके पर कब्जा कर लिया। वहाँ उस इलाके में सब अपने हिसाब से चलाने लगे। कोई टीवी नहीं, कोई फिल्म नहीं देखनी है वहाँ के लोगों को, बिना किसी मर्द के वहाँ पर औरतें बाहर नहीं निकलेगी अपने घर से, लड़कियाँ स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी, ऐसा सब करके।
तो 2009 में 2008 की बात ये हुई थी, 2009 में मलाला यूसुफजई नाम की 11 साल की एक पाकिस्तानी लड़की, सिर्फ 11 साल की लड़की स्कूल गई। उसने स्कूल जाना जारी रखा ये बोलकर कि तालिबान कौन होता है ये तय करने वाला कि मैं पढ़ूंगी या नहीं, मुझे तालीम मिलेगी या नहीं। फिर 2012 में 14 साल की उम्र में स्कूल की बस में इसको गोली मार दी थी सर के अंदर। चेहरा ढक के आया था कोई। गोली लगने के बाद ये कोमा में चली गई। उसके बाद में सही होकर वापस आज एक एक्टिविस्ट है, जिंदा है, 22-23 साल की एक्टिविस्ट। मुस्लिम देशों में जो भी लड़कियों के खिलाफ जो कुछ भी गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाती है। इसको पीस के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। लगता है उन लोगों ने इसके सर पर गोली मारकर इसको और हिम्मत दे दी। इसने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखकर इसने फैसला किया कि इसको किस रास्ते जाना है। एक दिन ऑथर को एक आदमी बोलता है, अब यहाँ पर गौर से सुनना, इस बुक के ऑथर को एक आदमी बोलता है ब्लॉग पे कमेंट करके कि तू क्या समझता है इमोशंस पर कंट्रोल रखना इतना आसान है? तू गर्लफ्रेंड की बात करता है, मेरा तो बेटा मर गया, खुद का बेटा। अगर तेरा बेटा होता तो तेरे को समझ में आता कि मुझ पर क्या गुजर रही है। इमोशंस पर कंट्रोल रखना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारा कोई बेटा होता, अगर वो गुजर जाता तो तुमको पता चलता कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना कितना मुश्किल होता है। फिर इस पर ऑथर ने सोचा कि सही बोला इस आदमी ने, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं इस आदमी ने मेरी इंसल्ट की है, तो मुझे तय करना है मैं इससे लड़ूं या कोई नहीं बोलकर जाने दूं। ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपके इमोशंस समझ नहीं सकता। वो आदमी नहीं रख सकता था अपने इमोशंस पर कंट्रोल, तो मैंने रख लिया। देखो, अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइकेट्रिस्ट भी इस बात को मानते हैं। वो अपने पेशेंट से बोलते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद तय करना पड़ेगा कि आगे का फैसला क्या लेना है। कि मैंने इस भयानक ज़िंदगी को नहीं चुना, अपने इन भयानक हालातों को नहीं चुना, लेकिन मैं इनके साथ रहना सीख गया हूँ। क्योंकि आप अगर अपने आसपास देखोगे तो ज़्यादातर लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने परेशान हैं। आजकल खुद को परेशान दिखाना एक फैशन हो गया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद को परेशान दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। लेकिन प्रॉब्लम इससे ये होती है कि जो असलियत में परेशान है वो नज़र में ही नहीं आते। पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही में परेशान है या कौन ड्रामा कर रहा है। तो क्यों खुद को परेशान दिखाते हैं? खुद को परेशान दिखाकर इंसान यहाँ पर ये साबित करना चाहता है कि मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग मेरी सिचुएशन पर रिएक्शन देंगे। जब लोग रिएक्शन देते हैं तो उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़े टाइम की खुशी होती है जो थोड़े टाइम में मिलती है और थोड़े टाइम में गायब हो जाती है, जो उसे अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है। इन चीज़ों को बदलने के लिए थोड़ी सी अपनी आइडियोलॉजी को बदलो कि अभी तक जो भी मैं मानता हुआ आया हूँ सब गलत है, तभी आपका सीखना शुरू होगा। जैसे सालों पहले कहीं किसी जगह पर औरतों का ये मानना था कि कोई डॉग होता है कुत्ता, उसका यूरिन मुंह पर लगाने से खूबसूरती बढ़ेगी। इससे पहले लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन आज ये बातें सच नहीं है। मैं सोचता था मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ जाएगी, फिर मुझे किसी और लड़की से प्यार होगा ही नहीं, क्योंकि प्यार सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार होता है, लेकिन बाद में हो गया। तो ज़रूरी नहीं है जो लोग समझते हैं, जिस वक्त समझते हैं वो सही हो। आज से 300 साल पहले किसी चीज़ को जिस नज़रिए से देखा जाता था, आज उसको दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। तो आज हमें 300 साल पहले के लोगों की चीज़ें बचकानी लगती है। हो सकता है आज से जो 300 साल बाद जो पीढ़ी आएगी उसको हमारा किया हुआ सब कुछ बचकाना लगने लगेगा। तो मैंने तो अपनी सोच को खुला रखा है, हमेशा फ्लेक्सिबल कर रखा है कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो गलत हो और कोई और बेहतर बंदा आकर मुझे इससे बेहतर सिखा दे। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी इस दुनिया में कम्प्लीटली सही नहीं है। बस हो सकता है कि लोग कम गलत हों। अगर हम कुछ नया सीखेंगे तो और कम गलत होंगे, कुछ नया सीखेंगे तो और कम गलत होंगे, लेकिन कम्प्लीटली सही हम कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि गलत को एक्सेप्ट करना ही सही तक पहुंचने का रास्ता है। पता नहीं कितनी समझ में आ रही होगी मेरी बात। क्योंकि दोस्तों ये हमारा दिमाग जो होता है, दिमाग ये अपने हिसाब से चीज़ों के मतलब निकालता है, और जो भी ये मतलब निकालता है हम उस मतलब की तरफ झुकने लगते हैं। जैसा एक कॉमेडियन ने कहा था, एक कॉमेडियन बोल रहे थे इस बुक के हिसाब से कि मैं मानता था इंसान के शरीर में सबसे ताकतवर चीज़ है उसका दिमाग, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा कि ये बात मुझे बता कौन रहा है, मेरा दिमाग। जैसे इस बुक के हिसाब से एक स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। 1988 में एक रिपोर्टर थी जिसकी थेरेपी चल रही थी। उसके हिसाब से बचपन में उसके फादर ने उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। उसको इस बात का बहुत सदमा था, जिसके साथ वो ज़िंदगी भर रही इस सदमे के साथ में। 37 साल की उम्र में उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बात बताई।
तो फैमिली मेम्बर्स में से कुछ फैमिली मेम्बर्स ने तो इस बात को माना नहीं कि वो ऐसा कर सकते हैं, और कुछ फैमिली मेम्बर्स इसके साथ में हो गए। उसके फादर ने एक्सप्लेनेशन दी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये अपने फादर के खिलाफ थे। 1996 में उसे एक थेरेपी के दौरान उसने एक थेरेपी करवाई थी, दिमाग पर प्रेशर डालने वाली, चीज़ों को जोर दिलवाकर याद करवाना। तो थेरेपी के दौरान उसके दिमाग पर जोर दिलवाकर उसे याद करवाया गया। तो पता है क्या पता चला? उसके फादर ने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया था, और इसके बाद उसने पछतावे में रहकर अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने परिवार को मनाने में गुजारी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसके फादर तो गुजर चुके थे, आखिर गुजर गए थे। उस रिपोर्टर ने अपनी एक बुक भी लिखी है, चाहो तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना, उसका नाम है मलाय, अ ट्रू स्टोरी ऑफ फॉल्स मेमोरी। तो कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है जैसा हम मानते हैं वो एकदम सही हो, एक बार चेक तो कर लो कि वाकई आप सही हो। मैंने बताया था ना, हमारी ज़िंदगी में कुछ खाली जगहें ऐसी होती है जिन खाली जगहों को हम अपनी सोच से भरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सोच सही हो या गलत। बाद में वो गलत सोच भी अगर भरी हुई होगी तो उसको हम सही मानने लगते हैं। पास्ट में अगर एक एक्सीडेंट हुआ है तो आज की सारी चीज़ों को हम उस एक्सीडेंट से जोड़कर देखने लगते हैं। उस रिपोर्टर ने भी अपने फादर के साथ ऐसा ही कुछ किया, और अब हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, उस रिपोर्टर को गलत मानकर। कहानी की शुरुआत में तो वो रिपोर्टर बहुत इनोसेंट लग रही थी। अब क्या हुआ? एक छोटी सी बात उसके बारे में पता चली तो गलत हो गई वो। हो सकता है हालात भी गलत हो सकता है उस रिपोर्टर को अपना हस्बैंड ही गलत मिला हो, जिसकी वजह से मर्दों से उसे नफरत हो गई हो। शायद वो होमोसेक्सुअल रही हो, मर्द उसे पसंद ही ना हो। तो आप क्या कहोगे, क्या सही है? कौन सही है यहाँ पर, कौन गलत है? ऐसी और भी कहानियाँ गिनवा सकता हूँ जो उसी टाइम पर हुई थी। एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुरे लोगों पर रिसर्च करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना कि ये लोग बुरे काम क्यों करते हैं, जैसे टेररिज्म। क्योंकि उन्होंने ये पाया कि वो लोग बुरे काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद को महान समझने लगते हैं। वो खुद को बुरा नहीं, खुद को महान समझने लगते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। बाकी लोगों को समझाने के लिए उन्हें वो बुरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, टेररिज्म। वैसे ही एक आदमी अपनी औरत को ये समझकर पीटता है कि उसकी औरत का शरीर उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी बन गया है, तो वो भी किसी टेररिस्ट से कम है क्या? अपनी इसी आइडियोलॉजी को सही मानकर वो किसी पर जुल्म कर रहा है, अपने आप को सही मानकर कि मैं दूसरे को सही करूंगा। पहले खुद को सही करना ज़रूरी है। तो ये लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग कभी नहीं मानेंगे कि ये लोग बुरे हैं। इनको लगता है कि हम सही है, हमारी आइडियोलॉजी सही है, हमें छोड़कर बाकी सब बुरे हैं। सिर्फ ये लोग नहीं, हम लोग भी। तो हम लोग ही क्यों ना ये समझें कि अभी तक हमें कुछ आता ही नहीं है, अभी तक शायद हम जो भी सीख रहे थे, जो भी हमने सीखा सब कुछ गलत है, और आगे अभी हमें और सीखना है। वो कहते हैं ना, जब कोई समझता है कि मुझे सब कुछ आता है तो इसका मतलब यह है एक्चुअली वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहता। मैं बताऊँ ये कैसे लोग होते हैं। अगर इनके पास जाकर कोई इनको बोलेगा कि भाई साहब आप गलत सोच रहे हो, ज़माना बदल गया है, आप भी बदलो, तो इनको ऐसा लगेगा कि अभी तक ये जो सोच लेकर के आए हैं, अभी तक जो सोच करके आए हैं, क्या वो सब कुछ गलत था? तो इनको खतरा लगने लगेगा अपनी उस आइडियोलॉजी को लेकर। अभी तक जो भी मानकर चल रहे थे सब कुछ गलत है, तो ये उस चीज़ को लेकर लड़ते हैं कि नहीं हम गलत नहीं है, तुम गलत हो। जैसे आप अपने बेडरूम में अपने हस्बैंड के सामने एक रंगीन औरत होने से डरोगी, क्योंकि इससे आपकी अच्छी औरत होने की इमेज पर असर पड़ेगा। इस चीज़ का आपको डर है, खतरा है। जैसे आप फ़ोन पर अपने दोस्त को साफ साफ नहीं बोल पाओगे कि भाई अब तो फ़ोन मत किया कर, तो बहुत बोर करता है और फालतू की बात करता है, एक ही बात को रिपीट करता रहता है, क्योंकि आपको डर है ऐसा नहीं बोल पाऊँगा, अभी तक जो उसके सामने अगले के सामने इमेज बनाई है वो सब खराब हो जाएगी। हम सब कोई ना कोई आइडियोलॉजी पकड़ कर बैठे हैं, उसी के हिसाब से हम जीना चाहते हैं। हो सकता है वो आइडियोलॉजी गलत हो, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम जो मानते हैं, हम जो फील कर रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं आज के टाइम पर, जो भी डिप्रेशन वगैरह, हो सकता है वो हमसे पहले 20 साल पहले कई लोगों ने किया हो, और आज वो कई लोग तो आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में और कई लोग लटक गए। तो जो आगे बढ़ गए उन्होंने पलट कर देखा कि 20 साल पहले हम किन चीज़ों को लेकर के डिप्रेस हो रहे थे। शायद वो सोचते होंगे कि अच्छा हुआ हम आगे बढ़ गए। इसलिए मैं फिर बोलता हूँ कि खुद को स्पेशल मानना बंद करो, कि आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। आप बहुत नीचे सबसे बॉटम में हो या सबसे टॉप पर हो, क्योंकि ये सब भ्रम है।
एल्यूजन। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से एक बात सीख ली है लाइफ के अंदर कि अभी तक जिस आइडियोलॉजी की वजह से मैं बेवकूफ़ी बड़े फैसले लेता रहा हूँ खुद को और खुद की आइडियोलॉजी को सही मानकर, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि एक साथ इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते और मैं अकेला सही नहीं हो सकता। कभी इस बात को नहीं समझा। इससे मैं दुनिया से नहीं अपने आप से लड़ रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।